बांट और माप प्रणाली। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जैसे आज के समय में हम 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो कहते हैं ना, क्या ऐसा था क्या? 1-2 लीटर की बात करते थे क्या, है ना? तो ऐसी आकृति की अभी तक तो कोई उदाहरण नहीं मिले, लेकिन एक चीज जरूर थी कि इनके जितने भी बांट थे वो या तो घनाकार मिले या फिर शंकुआकार मिले हैं। ध्यान से सुनिए, शंकुआकार मिले, दो चीजें पता चली, घन के आकार के मिले और शंकु के आकार के मिले। यानी कुछ बांट ऐसे रहे होंगे और कुछ बांट जो थे वो घन के आकार के रहे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो घन बनाइए एक ऐसा, और इसके साथ यानी इनके जो बांट रहे वो ऐसे कुछ प्रकार के रहे थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि बताओ ये जो बांट और माप थे ये किस अनुपात में थे? तो अनुपात इनका था 16 का अनुपात। ध्यान से सुनिए, जैसे आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं, है ना, 25 पैसे, 50 पैसे, है ना, इसके बाद 25 पैसे को 4 आने कह देते हैं, 50 पैसे को 8 आने कह देते हैं। यानी 8 प्रकार के आना मिलकर के 8 आने बना लेते हैं। और 1 रुपया को 16 आना कहते थे ना। तो जो रुपया होता था उसको 16 के गुणज में रखते थे। जैसे प्राचीन जो मन होता था वो 16 किलो का एक मन होता था, अब कई जगह 40 किलो का एक मन माना जाता है। तो ये जो 16 के गुणज की पद्धति थी ना, ये हमारे प्राचीन भारत में चलती थी। यानी हमारे पूर्वज जो थे वो इस पद्धति को मानते थे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो भी पद्धति है 16 के गुणज की जो पद्धति थी सिंधु घाटी में, उसको हम पहले से जानते थे। इसके साथ साथ ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके ये जो बांट और माप के साक्ष्य हैं, ये हमें बंदरगाह जहां से मिला है, लोथल से, वहीं से प्राप्त हुए हैं। यानी इस बांट और माप की पद्धति के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल जो कि हमारा एक बंदरगाह था। इसके बाद फिर आ जाइए, इसकी लिपि जरा समझ लीजिए। इसकी लिपि कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और जल्दी से इस टॉपिक पर आगे बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाई कि इसके अक्षर या इसकी लिपि कैसी थी। बस इतना याद रखिएगा कि इस लिपि की एक विधि थोड़ा सा इतिहासकारों ने बताया है कि ये जो विधि थी वो वुस्टोफ्रेडन थी। वुस्टोफ्रेडन थी। इस विधि में जो हमारे वर्ण होते हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला जो है, हमारी देवनागरी लिपि वर्णात्मक या अक्षरात्मक है। यानी इसमें वर्ण या अक्षर का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को लिखते हैं। यहां पर वुस्टोफ्रेडन विधि जो थी, यहां पर चित्रात्मक लिपि पाई गई। यानी चित्रात्मक इसका साक्ष्य रहा। मतलब कहने का यह है, जैसे आज के समय में चीन की मंदारिन भाषा है, चित्रों के माध्यम से समझाई जाती है, वैसे ये लोग भी थे, कुछ चित्र थे, उन्हीं के माध्यम से समझाए जाते थे। इसका उदाहरण जो मिला है वो धौलावीरा गुजरात से मिला है। धौलावीरा गुजरात, जिसको अभी आपने देखा होगा 2021 में विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया। 40वां, ध्यान रखिएगा, 14th 40वां, ध्यान रखिएगा, 40वां जो है 40 नंबर का जो हमारा विश्व विरासत WHS है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, उसमें इसको स्थान दिया गया है। इसके बाद 2021 में इसको स्थान मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है, 2021 में 2 स्थल मिले थे। 39वां जो था वो रामप्पा मंदिर है, जो कि तेलंगाना का है। ध्यान रखिएगा, ये तेलंगाना का एक मंदिर है, रामप्पा मंदिर, है ना, इसको 39वां स्थान मिला है। जो हमारी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की लिस्ट है, इसमें भारत के अब तक 40 स्थल शामिल हो चुके हैं। यानी 40वां जो है वो धौलावीरा गुजरात ही है। यहीं से साइन बोर्ड जो था ना, उस पर 12 अक्षर मिले थे। एक ऐसे बोर्ड होता था, उस पर 12 अक्षर लिखे हुए मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ नहीं सके हैं आज तक। कहते हैं कि चीन की विधि के अनुसार ये लोग लिखते थे, वही एक बता देते हैं। तो ये इसकी चीन की एक तरह से भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि थी वुस्टोफ्रेडन, लेकिन अभी तक ये पढ़ी नहीं गई है। ध्यान रखना, तो पढ़ी नहीं गई है तो मतलब यही कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, सभ्यता के बारे में। जो इतिहासकार लिख देते हैं उसी को मानते हैं। और 1921 के बाद ही इस सभ्यता की लिखित जो इतिहासकारों की जानकारी है वो मिली है। यानी उसके बाद जो इतिहासकार हुए ना, उन्होंने इस सभ्यता के बारे में लिखा है। इसके पहले कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। अंग्रेज तो बताते नहीं थे कि हमारी कोई सभ्यता है, वरना हम भी तो मोटिवेट हो जाएंगे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों में जीवन बिताते थे। ये अंग्रेज तो हमें सांप बिच्छू का देश कहते थे। था कि नहीं ऐसा? लिपि तो हमें पता चल गई। यानी अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वुस्टोफ्रेडन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, ये इसका अंतिम टॉपिक है, इसको समझ लीजिए।
और फिर इसके बाद इस सभ्यता का जो स्तर है वो आपके सब कुछ लगभग करीब आ जाएगा, है ना। अब इसका ये आखिरी पॉइंट था, विनाश इसका कैसे हुआ, क्यों आखिर ये नष्ट हो गई, ये आपको समझ लेना है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, कई सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे जो हमारे देश के इतिहास रहे SR राव, इन्होंने, इसके साथ इनका साथ दिया मार्शल और मैके नाम के अंग्रेज इतिहासकारों ने। ये मार्शल जो थे ये लॉर्ड कर्जन के समय भारत में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन के आए थे। मार्शल ने भी यही बताया, और इसके साथ मैके नाम के जो इतिहासकार हैं, इन्होंने भी यही कहा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो नष्ट हुई है बाढ़ के कारण। जाने रखना, इन्होंने कहा कि बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसके स्थल डूब गए। लेकिन इसमें सच्चाई बहुत कम है। कई सारे स्थल तो बहुत ऊंचाई पर बनाए गए थे, वो कैसे डूब गए भाई, वहां तो बाढ़ भी नहीं आ सकती थी। आप सोच के देखो, कालीबंगा राजस्थान, कैसे बाढ़ आ जाएगी भाई, कितना तुम डुबोगे उसको, है ना। तो कई सारे स्थल, जैसे उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, डुबो दो, कितना डुबोगे पानी में भाई, वहां तो सूखा आ जाता है हर बार। मेरठ में देखो कितना चिल्लाते लोग, पानी नहीं है, सूखा पड़ रहा है ना। तो उस समय भी ऐसा रहा होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बहुत कम है। फिर इसके बाद कुछ लोगों ने और बताया कि भाई जलवायु परिवर्तन हुआ है, जिस कारण हो सकता है यहाँ की जलवायु विषम हो गई हो, और इस कारण इस क्षेत्र को एक तरह से नुकसान हुआ और नष्ट हो गई हो। जलवायु परिवर्तन का कारण बताने वाले इतिहासकार हैं अमलानंद घोष, ये भारतीय इतिहासकार हैं। इसके साथ इनका साथ देने वालों में R.L. स्टाइन है, R.L. स्टाइन है, ध्यान रखिएगा, R.L. स्टाइन है। इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई होगी। इसके साथ फिर कई सारे लोगों ने और भी कारण बताए, जैसे एक फेयर सर्विस थे, ध्यान रखिएगा, फेयर सर्विस। इनके अनुसार क्या था, इन्होंने कहा परिस्थितिकी असंतुलन हो गया होगा, यानी हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो गया होगा, परिस्थितिकी असंतुलन के कारण। परिस्थितिकी असंतुलन के कारण यहाँ के लोगों का जीवन स्तर दुर्भर हुआ होगा और ये लोग मर गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे, ऐसा कहा गया। इसके बाद कई सारे लोगों ने कहा कि ये महामारी के कारण नष्ट हुई होगी, जैसे अंग्रेजों के समय प्लेग नाम की महामारी आई थी। कैनेडी ने कहा कि भाई महामारी से ये सभ्यता नष्ट हुई होगी, महामारी से ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। इसके बाद फिर एक इतिहासकार आते हैं जो तो बड़ा ही एक तरह से हंसी वाला एक बयान देते हैं, कहते हैं दिनित्रियो, इनका नाम था दिनित्रियो। इन्होंने कहा कि बिजली गिर गई है भाई, बिजली गिरने से सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। मतलब बिजली गिरने से एक सभ्यता नष्ट हो जाएगी, 10, 20, 50 लोग तो मर जाएंगे, लेकिन इस सभ्यता को बिजली गिरने के कारण नष्ट हुआ माना जाए ऐसा मुश्किल है। सोच कर देखो, आज के समय बिजली गिरती 10, 15, 20, 50 लोग मर जाएंगे भाई, पूरी सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं है, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा स्थल है, 1400 स्थल है पूरे, मतलब एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है, इसको कैसे मान ले इतने छोटे से। इसके बाद कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं, आर्य आक्रमण से नष्ट हुई होगी, क्योंकि इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो आर्य आक्रमण का आता है। तो हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब इस बात में भी इतिहासकार राजी नहीं है, क्योंकि आर्य आक्रमण और सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश, इन दोनों में 250 सालों का अंतर मिल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो लोग हैं उनका नाम है गार्डन चाइल्ड, ध्यान रखिएगा, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। इन लोगों ने कहा कि यह सभ्यता जो है वो आर्य आक्रमण के कारण नष्ट हुई है, यानी आर्यों ने आक्रमण किया और सभ्यता नष्ट हुई। कुल मिलाकर के हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसका टाइम टेन्योर हमें पता चल गया था 2250 BC से लेकर, यानी ईस्वी सन से 2200 साल पहले से शुरू हुई और ईस्वी सन के 1750 आते आते ये सभ्यता खत्म हो गई। ईस्वी सन के 1750 साल पहले आते आते सभ्यता नष्ट हो गई। कुल मिलाकर के 1750 आते आते ये सभ्यता नष्ट हुई। भारत में आर्यों का जो आगमन माना जाता है वो 1500 BC से माना जाता है, जो कि वैदिक काल से माना जाता है, यानी वैदिक काल में आर्य भारत में आए। तो ये जो 250 साल का अंतर है, इस बीच आर्य कहाँ रहे?
मतलब कहने का एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि आर्य आक्रमण से ये सभ्यता नष्ट नहीं होगी, है ना। तो फिर क्या हुआ इनके लोगों के साथ, क्योंकि इन सब के कारण मतलब एक तय नहीं हो पाया कि कैसे ये लोग खत्म हुए, नष्ट हुए। तो अब के इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नष्ट नहीं हुई, बल्कि इसका स्वरूप परिवर्तित हुआ था। मतलब ये जरूर था कि यहां पर बाढ़ भी आई होगी, इसके साथ यहां पर आर्य के आक्रमण भी बाद में हुए होंगे, इसके बाद यहां पर परिस्थितिकी असंतुलन भी होगा, और यहां पर हो सकता है कई जगह पर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बिजली भी गिरी होगी, जिस कारण यह सभ्यता नष्ट नहीं हुई है बल्कि इसका स्वरूप परिवर्तन हुआ है। यानी हर जगह छोटे छोटे कारण से लोग मरे होंगे, लेकिन सब कोई मर जाए ऐसा नहीं, क्योंकि आगे चल करके जो इस सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप परिवर्तित दिखा वो दिखा, यानी इसका आगे भी लक्षण इस सभ्यता के मिले। वो कैसे मिलते हैं? राजस्थान की आगे पढ़ेंगे आप सोथी संस्कृति, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सोथी संस्कृति मिलेगी। सोथी संस्कृति कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका अगला जो स्वरूप था, उसी से मिलते जुलते लोग, उसी से मिलते जुलते नगर, व्यवसाय, वो सब इस संस्कृति के लोगों में देखे गए। सोथी संस्कृति यानी सोथी कल्चर में इन लोगों का आगे फिर स्वरूप दिखता है। तो कैसे नष्ट मान लें हम भाई, हमारे यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नष्ट नहीं होंगे। इसके बाद आगे चल करके दूसरा एक क्षेत्र मिलता है जिसको हम सिंध कहते हैं। ध्यान रखना, सिंध में झूंकर और झांकर, झूंकर और झांकर ये संस्कृति मिलती है। झूंकर और झांकर संस्कृति में भी इन जैसे लोगों को ही देखा गया और इनके जैसे व्यवसाय, इनके जैसे स्वरूप को देखा गया। तो फिर आज के इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नष्ट नहीं हुई, उसका स्वरूप जो है वो परिवर्तित हो गया। जो नगर थे वो नष्ट हो गए और ये सभ्यता फिर ग्रामीण आगे बन जाती है, और इसी सभ्यता का अगला जो प्रारूप है वो वैदिक सभ्यता के रूप में हमें दिखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के इतिहास को जोड़कर पढ़ने का एक अच्छा हमारे इतिहासकारों ने माध्यम बता दिया कि नष्ट मत करो इसको एक तरह से, क्योंकि लिखित जानकारी है नहीं। अब आप समझ सकते हो, जब लिखित जानकारी नहीं तो जिसका जो मनाएगा बता देगा, और हम सब क्या हैं, हम सब भाई उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलने वाले। अब सोच कर देखो, आप कभी क्या जानते हो, लुसेंट जैसी बुक ही मैं मान लेता हूं, लुसेंट में आप सोचो क्या लुसेंट के राइटर ने कभी सोचा होगा कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के किसी स्थल को खोदेगा? उसको थोड़ी नहीं पता है, उसको इससे मतलब क्या है। वो तो जिन किताबों को पढ़ता है और उसी से एक छोटा सा निकाल करके, है ना, वो लिख के दे देता है आपको। अब आप पढ़ते रहो, जो कंफ्यूजन है आप अपने आप से दूर करो। कहने का मतलब है आप भी एक इतिहास की अगर बुक लिखेंगे तो लिख लेंगे भाई, जित पता है तो लिख लिया, और कुछ विचार अपने मन से रख दिए, जो आगे चल करके हो सकता है पेपर में किसी पूछ लिया जाए, क्योंकि कोई ना कोई जो सिलेक्ट होगा वो आपकी बुक को हो सकता है पढ़ के सिलेक्ट हो जाए। तो फाइनली कहने का मतलब है कि इस सभ्यता के बारे में लिखित जानकारी कम मिलने के कारण इसके हमें कई सारे स्वरूप अलग से भी ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं, है ना। तो ये आपको इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक था जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आराम से समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक आपका आता है जिसको वैदिक संस्कृति कहते हैं, वैदिक कल्चर। इसमें आपको ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ने को मिलेगा। यहाँ का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्य कौन थे, इनको सबको पढ़ना होगा। और इसी के साथ दासराग युद्ध, जिसको वैदिक काल का सबसे प्रमुख युद्ध कहा जाता है, उसको भी पढ़ना होगा, है ना। एक एक क्लास के नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। लेखपाल के एग्जाम हो, यूपी पुलिस के एग्जाम हो, यूपी पीसीएस के हो, आरओ एआरओ, किसी भी चीज की तैयारी अगर आप करते हैं तो आप धमाकेदार तरीके से पढ़ते रहिए। क्लास को पढ़िए, जीएस के नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस पेपर को लगाइए। अगर कोई प्रश्न होता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। बस आराम से पढ़ते रहिए, बिल्कुल बोझ मत लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल कठिन नहीं है, बस समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।